हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी खूबसूरती या गुण भाग 5। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि खुशी का आर्यन से रिश्ता तय हो जाता है और नरेंद्र जी अपने बेटे केशव से प्रसन्नता के बारे में पूछते हैं तो सिर्फ अपनी माता पिता की खुशी के लिए वो प्रसन्नता से रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब आगे नरेंद्र जी खुश होते हुए कहते हैं, ठीक है मालिनी, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ। फिर मैं आलोक से फोन पर बात कर लेता हूँ कि हम कल उनके घर आ रहे हैं। दूसरी ओर केशव अपने कमरे में चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो तो प्रसन्नता को अच्छे से जानता भी नहीं है और खुशी के लिए क्यों दिल बार बार सोच रहा है, क्यों प्रसन्नता की बजाय खुशी का प्यारा चेहरा उसकी आंखों के आगे आ रहा है, क्यों उसका दिल बार बार उसी की ओर खींचा जा रहा है। हालांकि वो ये भी जानता है कि ये सब सोचना गलत है। खुशी तो पहले से ही किसी और की हो चुकी है, उसकी शादी तो आर्यन से तय हो चुकी है। मन ही मन केशव सोचता है कि काश वो आर्यन की जगह होता तो खुशी जैसी सुंदर लड़की उसकी जीवन संगिनी बनती, पर ये तो महज ख्याली पुलाव ही है। खुद पर ही वो हंसता है और सोचता है कि अगर खुशी की शादी न भी तय हुई होती और अगर वो आर्यन से पहले उसकी जिंदगी में आता तो क्या वो उसे अपना लेती? शायद कभी नहीं। कहाँ वो चांद जैसी सुंदर और कहाँ मैं। परंतु हे ईश्वर, ये कहाँ का न्याय है? मुझे किसी सुंदर लड़की को चाहने का भी हक नहीं है। अपने अंतर मन में खुद से बातें करते करते केशव कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह अपने पापा की आवाज देने पर वो उठता है। उठते ही वो घड़ी देखते हुए कहता है, पापा, घड़ी का अलार्म शायद बजा ही नहीं, इसीलिए मुझे उठने में देरी हो गई। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उसे इस तरह हड़बड़ी में देखकर नरेंद्र जी कहते हैं, तुम आराम से अपना काम करो, मैंने तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी की बात कर ली है। तुम आराम से तैयार हो जाओ, फिर हमें 2 घंटों में आलोक के यहाँ भी जाना है। ये कहकर जैसे ही नरेंद्र जी मुड़ते हैं तो एकदम से रुक कर वो फिर केशव की ओर देखकर कहते हैं, तुम आज वो अपने नीले रंग का सूट ही पहन लेना, तुम पर बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ। तभी केशव कहता है, पापा, आपने और माँ ने चाय पी ली? नरेंद्र जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, हमने तो चाय पी ली। अलबत्ता तुम्हारी माँ तो अभी से तैयार हो रही है। वो तो इतनी खुश है कि उसका बस चले तो आज ही अपनी बहू ले आए। अच्छा चलो, तुम तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ फिर से शोर मचा देगी। पापा के कमरे जाने के बाद केशव अनमने ढंग से तैयार होता है। अपनी मन की बात मन में ही छिपा लेता है कि ये सोचकर कि अब उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचना उसके लिए ठीक नहीं है। प्रसन्नता के साथ उसके रिश्ते को लेकर उसकी माँ कितनी खुश है, उसके लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात नहीं है। वैसे भी केशव ने अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। ठीक 2 घंटे बाद केशव अपने माता पिता के साथ आलोक जी के घर पहुंचता है। अपनी माँ को बड़े आराम से व्हील चेयर पर बैठाकर वो सब अंदर आते हैं। कृष्णा जी, आलोक जी और सरोज जी सभी बड़ी खुशी से उनका स्वागत करते हैं। कृष्णा जी मालिनी का बड़े प्यार से हाल चाल पूछती है तो वो आगे से कहती हैं, माँ जी, कल तक तो मैं अपने आप को बहुत बीमार महसूस कर रही थी, जीने की मन में आस ही नहीं थी। परंतु आलोक भाई साहब और सरोज भाभी ने अपने जिगर का टुकड़ा मेरी झोली में डालने की सोचकर मेरे जीने की उम्मीद बढ़ा दी। कृष्णा जी मालिनी को गले लगाते हुए कहती हैं, नहीं मालिनी, ऐसा मत सोच बेटी, मैंने तुझे और नरेंद्र को कभी अपने बच्चों से कम नहीं माना। वास्तविकता तो ये है कि हमारी प्रसन्नता को तुम लोगों ने अपने घर की रौनक बनाने का सोचकर हमारी चिंता दूर कर दी है। खुशकिस्मत है हमारी बच्ची जो अपने घर से अपने ही घर में जा रही है। सभी बहुत खुश होते हैं। तभी आलोक जी बीच में टोकते हुए कहते हैं, भाभी, आपने तो बहुत भावुक कर दिया। चलिए, खुशी का मौका है और हम सब इसे खुश होकर ही संपन्न करते हैं। उसी समय सरोज जी चाय नाश्ता लेकर आती हैं। सभी चाय पीते हुए इधर उधर की बातें करती हैं। तभी वहाँ खुशी आती है, सभी से मिलती है। मालिनी जी खुशी की ओर देखते कहती हैं, अरे भाभी, खुशी तो बिल्कुल चांद जैसी है, एकदम अप्सरा जैसी प्यारी। खुशकिस्मत है वो लोग जिनका घर इसकी चांदनी से रोशन हो रहा है। जरा हमारे घर में रौनक लाने वाले को तो बुलाइए, मैं भी अपनी बच्ची को देखना चाहती हूँ। सरोज जी खुशी को प्रसन्नता को लाने भेजती हैं। खुशी प्रसन्नता को लेकर आती है।
प्रसन्नता आज हल्के नीले रंग के सूट में बड़ी प्यारी लग रही है। सादगी का चोला पहने वो आज बहुत अच्छी लग रही है। मालिनी जी और नरेंद्र जी के पांव छूकर वो दादी के पास बैठ जाती है। मालिनी प्रसन्नता को देखकर भाव विभोर हो जाती है, उसे दिल से ढेरों आशीर्वाद देती है। शगुन की सारी रस्में करने के बाद मालिनी जी प्रसन्नता को गले लगाते हुए कहती हैं, तुम आज से नहीं बल्कि अभी से मेरी बेटी हुई। हम बहू नहीं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। मेरा बेटा तुम्हें वो सम्मान और अधिकार जरूर देगा जिसके तुम अधिकारी हो। मेरे लिए तुम केशव से भी पहले होगी। मालिनी जी सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहती है, विशेषकर सरोज जी को। उन्हें भरे गले से और भरी आंखों से कहती है, भाभी जी आपने तो मेरी झोली खुशियों से भर दी है। सरोज जी मालिनी जी के जुड़े हुए हाथों के ऊपर अपने हाथ रख देती है और बड़ी आत्मीयता से कहती हैं, आप हमारा धन्यवाद मत कीजिए, बल्कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि अब मेरी खुशी की शादी जल्द हो जाएगी। तभी आलोक जी सरोज जी की ओर देखते हैं। सरोज अपनी बात पलटते हुए कहती हैं, मेरे कहने का मतलब है अब मेरी दोनों बेटियों की शादी जल्द हो जाएगी। बेहद हंसी और खुशी के माहौल में केशव और प्रसन्नता का रिश्ता तय हो जाता है। सब कार्य संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को घर के कार्य खत्म करने के बाद प्रसन्नता अपने कमरे में आती है। देखती है कि खुशी अपने नाखूनों में नेल पॉलिश लगा रही होती है। प्रसन्नता अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर चांद को आसमान में देख रही है। उसी समय खुशी बोल पड़ती है, क्या बात है प्रसन्नता, आज अपना रिश्ता होने के बाद भी तुम खुश नहीं दिखाई दे रही। वैसे तो तुम इतनी बातें करती रहती हो, आज तुम बिल्कुल खामोश हो। क्या तुम्हें केशव पसंद नहीं है? प्रसन्नता उसके किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं देती। खुशी उठकर खिड़की में उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर उससे कहती है, बताया नहीं तुमने, वैसे केशव एक अच्छा लड़का है, एकदम तुम्हारे जैसा। खुशी हंसती है और फिर बोलती है, तुम बातूनी बहुत हो और वो बहुत कम बोलता है। जैसे तुम दिखने में हो वो भी वैसा ही है, अलबत्ता तुमसे थोड़ा ज्यादा अच्छा है। कुछ बोल नहीं रही हो, क्या हुआ? मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हैं? अपलक चांद को निहारते देखकर खुशी उसे बाजू से हिलाकर पूछती है, किसका चेहरा चांद में ढूंढने की कोशिश कर रही हो? कहीं आर्यन का तो नहीं? प्रसन्नता एकदम हैरानी से खुशी की ओर मुड़कर देखती है। उसकी आंखें भरी हुई थी। अपनी आंखों को अपने हाथों से पोंछते हुए वो खुशी से कहती है, नहीं बहन, मैं आर्यन के बारे में नहीं सोच रही। मैं अपनी जगह और मर्यादा दोनों जानती हूँ। समझ चुकी हूँ कि मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं है। गलत थी मैं जो बिना सोचे समझे दिल लगा बैठी, परंतु मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ कि तुझे वही लड़का मिला जिससे तुम प्यार करती हो। खुशी फिर हंसती है और बोलती है, तुझसे किसने कहा कि मैं आर्यन से प्यार करती हूँ? ये ना प्यार व्यार हमसे तो नहीं होता। एक बात तो मुझे कभी भी समझ नहीं आई कि लोग प्यार कैसे कर लेते हैं। ये तो आर्यन ही मेरे पीछे पड़ा था। आज अगर वो मुझसे शादी करने को राजी नहीं होता तो कोई और लड़का होता। मैं तो हूँ ही ऐसी, कोई भी लड़का मुझे आसानी से मिल जाता है। मुझे देखकर कोई भी लड़का इनकार ही नहीं करता। तुम्हें तो पता ही है कि आर्यन के अलावा कई ऐसे लड़के थे जो दिल ही दिल में मुझे पाने की ख्वाहिश रखते थे। सच कहूँ फिक्र तो मुझे तुम्हारी थी, आज ये चिंता भी खत्म हुई। प्रसन्नता खुशी की बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वो खुशी की आंखों में आंखें डालकर पूछती है, खुशी, अगर तुम्हें आर्यन से प्यार ही नहीं है तो तुम उससे शादी क्यों कर रही हो? खुशी अपने बालों में कंघी करते हुए कहती है, मुझे ना सही, उसे तो मुझसे प्यार है ना। हाँ, एक बात और जो तुम मेरी बहन होकर भी अभी तक नहीं समझ पाई, मैं सिर्फ खुद से प्यार करती हूँ, समझ गई तू? प्रसन्नता खुशी के पास बैठते हुए उसे बड़े प्यार से समझाती है, खुशी तुम ये गलती मत करो, अपनी खुशहाल जिंदगी को यूं खराब मत कर बहन। अगर तुम भी आर्यन से प्यार करोगी तो बहुत खुश रहोगी। शादी का मतलब ही प्यार और विश्वास है। अपनी शादी में इन दोनों की कमी मत आने देना। बचपन से आज तक मैं हमेशा तुम्हारे लिए सबसे लड़ती आई हूँ, तुम्हारा हर काम करती आई हूँ। अब मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हें अपनी जिंदगी खुद देखनी होगी। खुशी बिस्तर से उठते हुए कहती है, तुम अपनी शादी पर ध्यान दो और मेरी जिंदगी पर नहीं। और हाँ, एक बात और, बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे नहीं संभाला, बल्कि मेरे कारण लोग तुमसे बात करना चाहते थे।
याद है, आर्यन ने भी मेरी खातिर तुमसे दोस्ती की थी और तुम बेवकूफ़ उसे ही अपना दिल दे बैठी। खैर छोड़ो, तुम अपना दिल अपने केशव के लिए संभाल कर रखना। ये कहकर खुशी वहाँ से चली जाती है। खुशी की बात सुनकर प्रसन्नता एकदम चुप हो जाती है। अपने आप को संभालते हुए वो मन ही मन सोचती है, आर्यन ने चाहे मुझसे प्यार कभी ना किया हो, परंतु ये जो एहसास मेरे मन में उसके लिए है ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि प्यार तो वो पवित्र एहसास है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसे उतना ही चाहे। ये एहसास सिर्फ मेरे हैं। मैं खुद इसकी जिम्मेदार हूँ। मैं आर्यन के प्रति अपने दिल में उठे एहसासों को हमेशा अपने दिल में कैद करके रखूंगी। ये मेरी प्यार भरी यादों की अमूल्य धरोहर है जिस पर मेरा और सिर्फ मेरा हक है। मेरे दिल के अलावा कभी कोई और जान ही नहीं पाएगा। मैं केशव से शादी करूंगी और उसके प्रति और अपने परिवार के प्रति सदा वफादार रहूंगी। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। और हाँ, खुशी और आर्यन के साथ मेरा जो रिश्ता है मैं उसे उतने ही सम्मान के साथ निभाऊंगी। आज से नहीं बल्कि अभी से मैं अपने दिल में उठने वाले इन जज्बातों को हमेशा के लिए अपने दिल में ही कैद करती हूँ। आज की यही सच्चाई है कि आर्यन खुशी का होने वाला पति है और खुशी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई और चीज मायने नहीं रखती। ये सब सोचकर प्रसन्नता एक लंबी सांस लेते हुए अपने बिस्तर पर लेट जाती है। अपने मन से भारी बोझ को हटाकर वो सोचती है कि अब जो सामने है वही उसकी जिंदगी का सच है। कॉलेज की जिंदगी और आर्यन के प्रति उसके दिल में उठने वाले जज्बात शायद उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा रहेंगे, परंतु पूरी जिंदगी नहीं। मन ही मन खुद पर मुस्कुराते हुए उसे किसी शायर की पंक्तियां याद आती हैं। ये जरूरी नहीं मेरे हर लम्हे में तू गुजरे और बहुत कुछ बाकी है तेरे सिवा जिंदगी में। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह माँ के आवाज देने पर वो उठती है। अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर वो बाहर आकर देखती है कि सब घर में बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खास तौर से माँ बहुत खुश नजर आ रही हैं। प्रसन्नता दादी के पास जाकर पूछती है, क्या बात है दादी, आज माँ बहुत खुश नजर आ रही हैं। दादी प्रसन्नता को प्यार जताते हुए कहती हैं, हाँ लाडो, वो खुश क्यों ना नजर आए, उसकी दोनों बेटियां जो अपने अपने घर जा रही हैं। दरअसल तेरे पापा आज पंडित जी से तुम दोनों की शादी की तारीख तय करने के बारे में पूछने गए हैं। वो आने वाले ही होंगे। थोड़ी देर में आलोक जी घर आ जाते हैं। प्रसन्नता अपने पापा के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय का कप पकड़ते हुए आलोक जी अपनी माँ को बताते हैं, माँ, पंडित जी इसी महीने की 20 अक्टूबर को शादी का शुभ मुहूर्त निकाल रही हैं, परंतु दिन बहुत कम बचे हैं। आज 2 तारीख तो हो ही गई है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसके बाद तो फरवरी में ही शुभ मुहूर्त है। अपने पति की बात सुनकर सरोज जी बीच में ही बोल पड़ती हैं, कोई बात नहीं जी, अभी 18 दिन शेष हैं। हम अपनी बेटियों की शादी के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। विजय भाई साहब तो उसी समय ही अपने बेटे की शादी करना चाहते थे, परंतु आपके कहने पर वो शादी देरी से करने को मान गए थे। अब तो प्रसन्नता का रिश्ता भी तय हो चुका है। आपके पास अब कोई वजह भी नहीं है शादी को लेट करने की। आलोक जी कहते हैं, अरे सरोज, मैं शादी को देरी से करने को नहीं कह रहा, परंतु इतने कम दिनों में हम शादी की तैयारियां कैसे करेंगे। बरसों से मैं अपनी बेटियों की शादी को लेकर अपने सपने संजो रहा था। अपनी बेटियों की शादी में मैं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना चाहता, इसीलिए ऐसा सोच रहा था। सरोज जी अपने पति के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, सुनिए, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, सब कार्य अच्छे से हो जाएंगे। हम इसी महीने की 20 तारीख को शादी करेंगे। सबसे पहले आप दोनों समधियों से शादी की तारीख को लेकर बात कीजिए। अगर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है तो हम भी सारी तैयारियां अच्छे से कर लेंगे। आप ही बताइए माँ जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? वैसे भी रिश्ता तय करने के बाद ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। कृष्णा जी भी कहती हैं, ठीक कह रही है सरोज। बेटा, तुम पहले विजय और नरेंद्र से बात कर लो, फिर देखते हैं। अगर वो मानते हैं तो हम आज से ही शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। आलोक जी लंबी सांस भरते हुए कहते हैं, जैसा आप सबको उचित लगे। इतना कहकर वो विजय जी को फोन लगाते हैं, उनसे शादी की तारीख को लेकर बात करते हैं। विजय जी खुशी से कहते हैं, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। हमारा बस चलता तो हम पहले ही अपनी बहू को घर ले आते। बाकी जैसा आपको ठीक लगे
हम 20 तारीख को बारात लेकर पहुंच जाएंगे। नरेंद्र जी भी शादी की तारीख को लेकर सहर्ष मान जाते हैं। इस तरह खुशी और प्रसन्नता की शादी की तारीख तय हो जाती है। अगले दिन से ही घर में शादी का माहौल लगने लग जाता है। सरोज जी अपनी बेटियों के लिए कपड़े और गहने बनाने में जुट जाती हैं। आलोक जी शादी के अन्य कार्यों के लिए, जैसे शादी के लिए हॉल बुक करना, खाने के लिए हलवाई से बात करना और हॉल की साज सजावट करने वालों से बात पक्की करते हैं। खुशी के लिए तो एक एक कपड़ा और गहना सब उसकी पसंद के हिसाब से ही बनते हैं। और प्रसन्नता, जो कभी अपनी पसंद जाहिर ही नहीं करती, वो ये सब अपनी माँ पर ही छोड़ देती है, ये कहकर जो आपको ठीक लगे मेरे लिए बना लेना। परंतु आलोक जी कहते हैं, मेरी दोनों बेटियों के लिए गहने और कपड़े एक समान और एक जैसे ही बनेंगे। अलबत्ता वो तो शादी का जोड़ा उन दोनों के लिए एक जैसा ही तैयार करवाते हैं और अपने होने वाले दामादों के लिए वो भी एक जैसा अचकन सूट तैयार कराते हैं। उनकी दिली इच्छा है कि एक ही दिन एक ही मंडप में ये शादियां हों और उनकी बेटियां और दामाद अपने इस खास मौके पर एक जैसे ही कपड़े पहने। शादी की तैयारियों में दिन कैसे निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। आखिर शादी का दिन नजदीक आ जाता है। आलोक जी का घर रिश्तेदारों के आगमन से भरा हुआ है। हर एक रिश्तेदार आलोक जी की तारीफ कर रहा है कि उन्होंने अपनी बेटियों के लिए बहुत अच्छे लड़के ढूंढे हैं और उन्होंने शादी के इंतजाम बहुत बढ़िया तरीके से किए हैं। खुशी और प्रसन्नता की हल्दी वाले दिन उनकी मामी दोनों लड़कियों को हल्दी उपटन लगाते हुए मजाक से कहती हैं, सरोज दीदी, हल्दी उपटन तो ज्यादा प्रसन्नता को लगाना चाहिए। खुशी तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा है, इस पर तो और ज्यादा निखार आ रहा है। सभी हंस पड़ते हैं। तभी कोई रिश्ते में लगने वाली बुआ बोलती है, हो भी क्यों ना, खुशी का रूप तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हजारों फूलों ने इसे अपनी रंगत दे दी हो। आर्यन तो इसे देखता ही रह जाएगा। खुशी ये सब सुनकर मंद मंद मुस्कुराती है। तभी सरोज जी अपनी बेटी के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहती हैं, चुप रहो तुम सब, मेरी बेटी को नजर मत लगाओ। दूसरी ओर प्रसन्नता बिल्कुल चुपचाप बैठी है। देख रही है कि इस रस्म को निभाने में किसी को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब देखते हुए दादी उठती हैं। अपने हाथों से प्रसन्नता को उपटन लगाते हुए उसे ढेर सारे आशीर्वाद देती हैं और सभी से प्रसन्नता को भी हल्दी लगाने को बोलती हैं। सभी औरतें ये रस्म पूरी करती हैं। रात को हंसी खुशी के माहौल में गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। आधी रात तक सभी लोग हंसते गाते थक कर सोने चले जाते हैं। परंतु आलोक जी को नींद नहीं आ रही है। सरोज जी उन्हें कहती हैं, क्या हुआ जी, नींद नहीं आ रही है? थोड़ी देर सो जाइए, कल सारा दिन आराम नहीं कर पाएंगे। बेटियों की विदाई जो करनी है। बिस्तर ठीक करते करते सरोज जी आलोक जी को बोलती रहती हैं। देखती हैं कि आलोक जी उनके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे, बल्कि खामोशी से बैठे कुछ सोच रही हैं। ये सब देखकर सरोज जी उनके पास आकर बैठती हैं और पूछती हैं, क्या बात है जी, किसी बात को लेकर परेशान हैं? आलोक जी कहते हैं, नहीं सरोज, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए वो कहते हैं, सरोज, पता ही नहीं चला कि मेरी नन्ही परियां कब बड़ी हो गई। ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात है जब डॉक्टर ने उन्हें मेरे हाथों में पकड़ाया था, और आज वो दिन आ गया है जब वो अपने घरों में चली जाएंगी, लेकिन हमारा घर तो सूना हो जाएगा। ये सुनकर सरोज जी का भी मन भर आता है। अपने पति को सांत्वना देते हुए वो कहती हैं, सुनो जी, बेटियां तो हमेशा पराया धन ही होती हैं, लेकिन हमेशा हमारी ही रहेंगी। बस वो दोनों अपने घरों में खुश रहें। माता पिता को इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आप अपना मन छोटा मत कीजिए। वो कौन सा बहुत दूर जा रही हैं, हमारे पास आती जाती रहेंगी। चलिए अब आराम कर लीजिए, कल बहुत काम है। दूसरी ओर केशव और आर्यन के घर में भी शादी का माहौल है। आर्यन के घर में तो काफी गहमा गहमी भरा माहौल है। आर्यन से तो जैसे कल तक का इंतजार ही नहीं हो रहा है। अपनी माँ से वो कह रहा है, माँ, आपको नहीं लगता कि आज की रात बहुत लंबी है, खत्म ही नहीं हो रही है? माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ भाई, तुम्हें तो ये रात लंबी ही लगेगी। बस आज की रात है, कल तो तुम अपनी दुल्हन को घर ले आओगे। आर्यन छेपते हुए कहता है, क्या माँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। माँ कहती है, सब समझती हूँ, बस अब तो थोड़ा समय ही शेष है। वैसे भी मैं भी बहुत उत्सुक हूँ अपनी बहू को घर लाने के लिए।
कब से सपना संजोए बैठी हूँ तेरे सर पर सेहरा सजा हुआ देखने के लिए। आर्यन खुशी पूर्वक अपनी माँ के गले लग जाता है। उधर केशव की माँ मालिनी जी भी अपनी बीमारी भूलकर जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में लगी हुई हैं। नरेंद्र जी उन्हें दवाई देते हुए कहते हैं, मालिनी तुम सुबह से बाई और अन्य काम करने वालों के पीछे लगी हुई हो, बीमार पड़ जाओगी, अपना भी ख्याल रखो। मालिनी जी खुशी से इतराते हुए बोलती हैं, नरेंद्र जी अब मुझे किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। कल मेरी बहू आ रही है, कल मेरा केशव घोड़ी चढ़ेगा। अब मेरे मन में कोई तमन्ना शेष नहीं रही। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है अभी उठूं और झूम झूम कर नाचूं। नरेंद्र जी कहते हैं, ठीक है पर अब तुम थोड़ा आराम कर लो। हंसी खुशी के इन पलों में आखिर शादी का दिन आ ही गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 6 में, जहां हम देखेंगे कि क्या केशव और प्रसन्नता की शादी शांति से हो जाएगी या कोई नई मुसीबत उन दोनों का इंतजार कर रही है। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।